हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ विच इज़ अबाउट द ट्रांसफॉर्मर। देखिए, हम सभी बड़े अच्छे से जानते हैं ट्रांसफॉर्मर क्या होता है और हर घर में, हर डिवाइस में ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहा है। ठीक है, आज हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर ये ट्रांसफॉर्मर है क्या और ये हमारे किस काम का है, क्या करता है हमारे लिए। ठीक है, मोबाइल सभी यूज करते हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी आज मोबाइल के ऊपर डिपेंड है। एडॉप्टर से आप उसे चार्ज भी करते हैं। कभी सोचा है कि ये एडॉप्टर जो होता है, जो चार्जर होता है, चार्जर के अंदर क्या होता होगा? माय डियर, उसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मर ही होता है जो हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। साथ में वहां रेक्टिफिकेशन सर्किट भी लगा रहता है जो कि उस एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करता है ताकि आपका मोबाइल चार्ज हो पाए। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर है क्या, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले तो समझ लीजिए कि ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू अपलिफ्ट और टू डाउन इट। ठीक है, हमारे पास अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो हमारे पास सप्लाई आ रही है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं या उसको घटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास केवल एक ही मीन्स है जो कि है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर कैन बी यूज फॉर दिस पर्पज। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मर, देखो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि ट्रांसफॉर्मर केवल और केवल एसी पे काम करता है। इट डज नॉट वर्क ऑन डीसी, ये याद रखिएगा। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए ट्रांसफॉर्मर क्या 220 वोल्ट की डीसी को कितने डीसी में कन्वर्ट कर सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, इट वर्क्स ओनली फॉर एसी विद एसी। क्यों? क्योंकि इसका प्रिंसिपल जो होता है दैट इज अबाउट द म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन कब काम करता है? जब फ्लक्स बदलता है। और फ्लक्स कब बदलेगा? जब वेरिंग करंट या वेरिंग वोल्टेज पास होगा, जो कि केवल एसी में होता है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मर केवल एसी पर वर्क करता है, ये बात भी हमको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्मर कोई कह दीजिए कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं है। नो, इट इज नॉट अ एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस। वो करता क्या है? जो हमें मिल रहा है उसी में बदलाव करके वो हमें आगे दे देता है। यानी 220 वोल्ट का एसी हमें चाहिए, मान लीजिए पीछे से 250 वोल्ट आ रहा है, हम चाहते 220 वोल्ट मिले, तो हमने क्या किया? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा दिया। जो हमारे घरों में आजकल ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर आ रहे हैं, पहले मैनुअल भी हम यूज कर चुके हैं जिसमें हमें वोल्टेज कम ज़्यादा करनी पड़ती थी, लेकिन आज क्या है कि ऑटोमेटिक रिलेज लगी हुई हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देती हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, और हमें कांस्टेंट जो सप्लाई है एसी की वो कंटिन्यूस मिलती रहती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर सबसे पहले है क्या? डिवाइस यूज्ड टू चेंज वोल्टेजेस को बदलने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? ट्रांसफार्मर है। अब इन्हीं ट्रांसफार्मर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टू टाइप्स। वो टाइप्स कौन से हैं? पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसे नाम बता रहा है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब है ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाने के काम में आ रहा है, और स्टेप डाउन जैसे नाम शो कर रहा है वोल्टेज को घटाने के काम में आ रहा है। तो स्टेप अप का मतलब है टू इंक्रीज वोल्टेज, टू इंक्रीज वोल्टेज, और स्टेप डाउन का काम क्या है? टू डिक्रीज वोल्टेज। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप यूज होता है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, और स्टेप डाउन यूज होता है वोल्टेज को घटाने के लिए। अब आप जानते होंगे आपके मोबाइल का चार्जर जो होता है, हमको करीब 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 18 वोल्ट तक की डीसी चाहिए होती है। तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है जो घर में सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट आ रही है। तो इसका मतलब हमें वहां ऐसा ट्रांसफार्मर यूज करना है जो क्या करे? उसको स्टेप डाउन करे।
220 वोल्ट को किसमें कर दें, हमारी रिक्वायर्ड वोल्टेज में बदल दें। उसके बाद में रेक्टिफिकेशन सर्किट क्या काम करता है, रेक्टिफिकेशन सर्किट और जो फिल्टर सर्किट है वो उस वोल्टेज को जो कि एसी हमें मिल रही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी से एसी ही देता है, उसको वो डीसी में बदलने का काम रेक्टिफिकेशन सर्किट के द्वारा, रेक्टिफायर्स के द्वारा हो रहा है और फिल्टर सर्किट के द्वारा हो रहा है। ठीक है, वो अलग मैटर है, वो कैसे काम करता है वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो केवल ट्रांसफार्मर की बात करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल तो जैसे मैंने अभी बताया था, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, देखिए म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes and induced EMF is produced in the neighboring coil। ये तो था, एक कॉइल से लिंक्ड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो दूसरी कॉइल में EMF इंड्यूस होती है। यही काम होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। ट्रांसफार्मर दिखता कैसा है, मैं अगर यहां बनाने की कोशिश करूं, ये जो आप देख रहे हैं ये लैमिनेटेड कोर तैयार की जा रही है जो कि फाइन शीट से मिलकर बनती है, विच आर इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय मीन्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, इस कोर पर यहां मैंने, ये हमारा इनपुट सर्किट है, यहां हम इनपुट दे रहे हैं और यहां ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है, इस कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल बोल देते हैं और सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस ही हमें लोड रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है ताकि हम आउटपुट ले सकें। वी कैन हैव द आउटपुट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। यहां क्या है, इनपुट वोल्टेज, और कॉइल कौन सी है, P स्टैंड्स फॉर प्राइमरी एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी। एक बात और समझ लीजिए, यहां पे हमने कम टर्न बनाए हैं और यहां पे टर्न्स ज्यादा दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। जहां टर्न्स कम हैं वो प्राइमरी कॉइल है और जहां टर्न्स ज्यादा हैं वो सेकेंडरी कॉइल है। यानी हम कम टर्न्स से ज्यादा टर्न्स की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, NP नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। प्राइमरी में टर्न्स कम हैं, सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा हैं। कम से ज्यादा टर्न्स जब होते हैं तो ट्रांसफार्मर हमारा होता है स्टेप अप। याद रखो, यहां टर्न्स कम है, यहां टर्न्स ज्यादा हैं, तो ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, स्टेप अप। और अगर मान लीजिए यहां टर्न्स ज्यादा होते हैं, यहां टर्न्स कम होते हैं, तो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन। पहले तो हम ये पहचानना सीख जाएं कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप कब होगा और स्टेप डाउन कब होगा। तो यहां जो हमने सिंबल बनाया है ये हमारी अप्लाइड ईएमएफ E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी है। और आप चाहे तो इसे EP भी कह सकते हैं बिकॉज यू आर अप्लाइंग दिस अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग EMF which is across the input circuit means across the primary coil। ठीक है, अब होगा क्या, जब वेरिंग करंट या वेरिंग वोल्टेज इस प्राइमरी कॉइल से पास होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कोर चेंजेस, वेरिंग फ्लक्स से पास होगा। और सेकेंडरी कॉइल इसी कोर के ऊपर है तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड भी फ्लक्स बदलेगा। इसमें वेरिंग करंट पास किया, वेरिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, उसका असर इस पे हुआ और यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, जो कि हम कहते हैं कि इसमें करंट फ्लो किया, जो हमें आउटपुट के अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसफार्मर हमारा काम करता है। अब देखो कुछ अगर थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखें तो
जो फेराडे लॉ के अकॉर्डिंगली ही ट्रांसफार्मर से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है। कैसे? जो हम वेरिंग ईएमएफ, वेरिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं अक्रॉस द प्राइमरी, वो वेरिंग फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है, और जहां वेरिंग फ्लक्स होता है वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। यही फेराडे लॉ है। तो फेराडे लॉ से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। और अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न देखें, जिसे हम बोल देते हैं ई टर्न, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न अक्रॉस द सेकेंडरी एंड अक्रॉस द प्राइमरी विल ऑलवेज बी इक्वल ई टर्न। इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न, जो कि होता क्या है, d∅b ओवर dt, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दोनों के अक्रॉस क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू EP अपॉन NP एंड फर्दर इक्वल्स टू ES ओवर NS। ठीक है, तो ये आपने ई टर्न जो लिखा है, ये प्राइमरी के क्रॉस हमारा इतना हो गया। ये क्या है, प्राइमरी के क्रॉस जो ईएमएफ हम दे रहे हैं वो है अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द प्राइमरी NP इज इक्वल्स टू सेकेंडरी के क्रॉस जो ईएमएफ हमें मिल रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द सेकेंडरी। तो ईएमएफ पर टर्न, ठीक है, वो यहां पे आपको मिल जा रही है। और यहां से मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करूं और ES की वैल्यू निकालूं तो ये NS ओवर NP इंटू EP, ये आपको एक इक्वेशन तो हमें ये मिली भाई, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ टर्न्स को ईएमएफ से रिलेट करते हैं। ठीक है, इसे मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन पर। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो NS और NP जो दिख रहा है आपको, NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। और अगर ये NS की संख्या, इफ NS इज ग्रेटर देन NP, अगर NS हमारा NP से बड़ा हो, तो जब ये संख्या 1 से बड़ी हो गई तो ES हमारा EP से बड़ा हो गया, ES इज ग्रेटर देन EP। और जब आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांसफार्मर कैसा हो गया, स्टेप अप, स्टेप अप। इसी का दूसरा पार्ट, अगर हम ये मान लें कि NS जो है छोटा है NP से, तो ES छोटा होगा EP से, यानी आउटपुट वोल्टेज जो हमें कम मिल रही है और इनपुट वोल्टेज ज्यादा है, तो ट्रांसफार्मर हो गया स्टेप डाउन। ठीक है, NS ओवर NP को एक नाम और दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। NS ओवर NP is equals to K, which we call as transformer ratio। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर रेशियो की वैल्यू देख करके अगर हम ये मान लें कि ट्रांसफार्मर रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा, और अगर 1 से छोटी है तो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा। यहां से देख करके कहा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब देखो, अगर हम ये मान लें कि ड्यूरिंग द प्रोसेस जब ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन कर रहा था वोल्टेज को, अगर किसी तरीके की एनर्जी लॉस ना हो, अगर कोई एनर्जी, हालांकि देखिए एनर्जी लॉस होती है, मैं आइडियल कंडीशन मान रहा हूं, अगर किसी तरीके की एनर्जी लॉस अगर ना हो तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, दोनों की पावर अक्रॉस द प्राइमरी एंड पावर अक्रॉस द सेकेंडरी को हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी देन पावर अक्रॉस द प्राइमरी शुड बी इक्वल्स टू पावर अक्रॉस द सेकेंडरी, ये होना चाहिए। और यहां से P इक्वल्स टू क्या होता है, VI, यू हैव EP into IP should be equals to ES into IS, और यहां से मैं निकालूं तो ES over
EP is equals to ES over EP equals to IP over IS। एक रिलेशन भाई आपको ये मिल गया और इसे हम कहते हैं, ठीक है भाई। तो एक रिलेशन ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP मिला, एक रिलेशन ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू IP अपॉन IS मिला। अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो देखो क्या मिल जाता है। So from first and second, what we have? So from equation first and second, तो देखो क्या मिल जाएगा भाई, ES अपॉन EP is equals to IP अपॉन IS is equals to NS अपॉन इक्वल्स टू K। ये हमारा एक मेन रिलेशन आ गया, इक्वेशन थर्ड आप इसे कह सकते हैं। और माय डियर समझ लो, ये अकेला ऐसा रिलेशन है जो आपके ट्रांसफार्मर के हर तरीके को सवाल को हल करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। कोई भी सवाल हो, हर जगह यही रिलेशन लगना है। कभी इसको इसके बराबर रखना पड़ेगा, कभी इसको इसके बराबर रखना पड़ेगा, कभी इसको इसके बराबर रखना पड़ेगा, यानी यही क्वांटिटीज होंगी जिनकी हेल्प से आप किसी भी अननोन क्वांटिटीज को इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन हमको ध्यान रखना है यहाँ पे इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। अब एक टर्म और आता है जिसे बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी कोई नई चीज तो है नहीं आपके लिए, आप पहले से जानते हैं एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर का रेशियो, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। So it is the ratio of output power to input power। आउटपुट पावर से इनपुट पावर का जो रेशियो होगा उसको क्या बोल देते हैं हम, एफिशिएंसी। और देखिए इसको अगर हम फर्दर लिखना चाहें, पावर क्या होता है, P इक्वल्स टू VI होता है। आउटपुट किसके क्रॉस होता है, सेकेंडरी के क्रॉस, ES इनटू IS अपॉन EP इनटू, ठीक है। ये हमारा एफिशिएंसी का रिलेशन आ जाता है। और याद रखो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए एफिशिएंसी जो होती है वो कितनी होती है, 1। सो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर जानते हो, आइडियल ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी इज थीटा इक्वल्स टू 1। या फिर कह सकते हैं 100% एफिशिएंसी जिस ट्रांसफार्मर की होगी उस ट्रांसफार्मर को हम क्या बोल देते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर। लेकिन ऐसा ट्रांसफार्मर का मतलब है जिसमें किसी तरीके का कोई लॉस ना हो रहा हो। तो माय डियर याद रखो, ऐसा कोई भी ट्रांसफार्मर ना बना है ना कभी बनेगा जिसमें लॉस ऑफ एनर्जी ना हो। इसीलिए आइडियल जैसी सिचुएशन हम आइडियल ही मान के चलते हैं, पॉसिबल प्रैक्टिकली ये नहीं है, ठीक है। अब एक बात, लास्ट बात टॉपिक की बात और कर लेते हैं जो ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है। कभी कभी पूछ लिया जाता है एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर कई तरीके के एनर्जी लॉस होते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो उसकी कॉइल्स हैं, काय की बनी हुई है, कॉपर की, जब करंट पास होता है तो थोड़ा गर्म भी होता है ना। तो कॉपर कॉइल्स में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और हीटिंग इफेक्ट से क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो इसको हम बोल देते हैं कॉपर लॉसेस। क्या बोल देते हैं, कॉपर लॉसेस। दूसरा आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस का मतलब क्या है, आयरन लॉसेस का मतलब है जो कोर है ट्रांसफार्मर की वो तो आयरन की बनी हुई है ना, उसमें जो हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होता है उस लॉस को हम क्या बोल देते हैं, दैट विल बी द आयरन लॉस। तीसरा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज का मतलब है कि अगर दोनों कॉइल्स की कपलिंग प्रॉपर नहीं है, देखिए हम कपलिंग पहले डिस्कस कर चुके हैं। कपलिंग का मतलब ये है दोनों कॉइल्स को इस तरीके से रखा जाए कि उनमें लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम से कम हो, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम से कम हो। तो
कपलिंग कितनी भी अच्छी करते हैं फिर भी क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी जरूर होती है। तो एक लॉस हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज के फॉर्म में भी होता है, जिसको हम मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन इज द मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, और ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जो है इसको आप समझते होंगे, ट्रांसफार्मर के नजदीक आपने कभी सुना होगा हमिंग साउंड आती है। वो हमिंग साउंड क्या है, दैट इज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। और ये उसका वियर एंड टियर में प्रॉपर यूज उसका ना किया जाए, देख रेख उसकी प्रॉपर ना किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ओवरलोड की वजह से ट्रांसफार्मर बहुत पुराना हो चुका है, उसके बाद की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है हमिंग साउंड की, और ये भी एक तरीके से लॉस ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसे हम बोल देते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ट्रांसफार्मर। थैंक्स।